कानपुर के एक टैक्सी स्टैंड पर एक लड़की खड़ी हुई होती है जिसकी उम्र महज 14-15 साल होती है। जब उस 14-15 साल की लड़की को एक सिपाही दिखाई देता है, पुलिस वाला दिखाई देता है, तो दौड़ती हुई उस पुलिस वाले के पास जाती है और उस पुलिस वाले के पास जाने के बाद वो उससे कहती है कि आपको वो व्यक्ति दिख रहा है जो बुजुर्ग है, जिसकी उम्र 57 साल है, वो मेरा बलात्कार करता है, मेरा रेप करता है, और वो ही नहीं बल्कि वो औरों से भी मेरे साथ ये गंदा कृत्य करवाता है, मेरे साथ हैवानियत करवाता है। वो सिपाही जो होता है उसकी इतनी बात सुनता ही है, तभी वो बुजुर्ग आदमी जो होता है दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और ये जो बच्ची है इसके जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है और इसकी मानसिक हालत जो है वो ख़राब है। मैं कानपुर इसलिए ही आया हुआ हूँ कि इसकी ये जो हालत है इसे ठीक करवा सकूँ, इसकी दवाइयाँ चल रही हैं। सिपाही जो होता है जब उस बुजुर्ग आदमी की बातें सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है ये सब कह रही है। तो जो बुजुर्ग आदमी होता है ये कहता है कि इसे माफ़ कर दो, इसकी जो मानसिक हालत है वो बिगड़ी हुई है, वो अच्छी नहीं है। तो सिपाही जो होता है वो कहता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो ये अपने गांव का नाम बताता है और बताता है कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो सिपाही जो होता है उसकी बात मान जाता है, उस लड़की की बातें नहीं सुनता। सिपाही होता है वो उस बुजुर्ग आदमी की बात सुन लेता है, लेकिन उस लड़की ने उससे क्या कहा था वो उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। क्या वाकई में उस लड़की की जो हालत थी वो खराब थी, उसकी मानसिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, या फिर उसके साथ जो लड़की ने कहा था कि मेरे साथ ये बुजुर्ग आदमी रेप करता है और औरों से भी ये गंदा कृत्य करवाता है, या लड़की सच बोल रही थी या बुजुर्ग आदमी जो था वो सच बोल रहा था। ये जानने के लिए बने रहिए मेरी घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बाराबंकी, यहीं का एक थाना लगता है हैदरगढ़। इसी थाने में 8 अक्टूबर 1997 में एक जो पुलिस वाला होता है वो लोगों की तहरीर लिख रहा होता है। लाइन जो होती है बहुत लंबी होती है, टाइम जो होता है सुबह सुबह को होता है, और वहाँ पर एक दंपति भी बैठे हुए होते हैं। जो दंपति होते हैं बुजुर्ग होते हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है, एक महिला बैठी हुई होती है। तभी वो पुलिस वाला जो होता है जो औरों की तहरीर लिख रहा होता है उसका ध्यान उन दंपति पर जाता है और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, उन्हें 2 घंटे हो गए हैं, अगर इन्हें तहरीर लिखवानी है यानी कि रिपोर्ट लिखवानी है तो मेरे पास आए, मुझसे कहे आकर, लेकिन ये ऐसा कुछ कह नहीं रही है। इंस्पेक्टर जो होता है अपनी सिपाही को बुलाता है और उससे कहता है कि इनसे पूछ कर आओ कि इन्हें क्या दिक्कत है। सिपाही जो होता है उनसे पूछता है और कहता है कि आपको क्या करवाना है, आपको तहरीर लिखवानी है तो आप साहब के पास जा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। लेकिन दंपति जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, इन सबको लिखवाने दो, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो वो सिपाही यही बात इंस्पेक्टर से जाकर कहता है। इंस्पेक्टर जो होता है सब 2-3 घंटे तक उनकी तहरीर लिखता है जिनके लिखवानी होती है, और लिखवाने के बाद जब उन दंपति से पूछता है कि अब बताइए आपको क्या तहरीर लिखवानी है, आपकी क्या समस्या है। तो दंपति जो होते हैं कहते हैं कि हम इनके सामने नहीं बता सकते। दंपति जो होते हैं कहते हैं कि साहब हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आपने इतने सारे लोगों को भी सामने नहीं बताया और जो मेरे पुलिस वाले हैं इनके सामने भी नहीं बता रहे, आखिर आपकी रिपोर्ट क्या है, आपको ऐसा क्या बताना है, आप ऐसे ही बता दीजिए। दंपति जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं साहब, आप हमारी बात अकेले में सुनिए। तो जो इंस्पेक्टर होता है उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वो अकेले में उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बताइए। अब ये दंपति जो होते हैं बताते हैं कि साहब हमारी 14-15 साल की लड़की जो है वो गायब है। अब पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि गायब है या फिर किसी के साथ भाग गई। पुलिस वालों की टोन जो होती है पहले यही होती है, वे कहते हैं कि आप जो अपने वहाँ पर जाइए, रिश्तेदारों में पूछिए या फिर किसी दोस्त से पूछिए या फिर जहाँ पर वो किसी से बात करती थी उससे पूछिए, यहाँ पर आप क्या करने आए हैं। तो दंपति जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं साहब, आप हमारी पहले बात सुन लीजिए, हमारी बेटी कहीं पर भागी नहीं है। अब दंपति जो होता है बताता है कि साहब मेरी जो बेटी थी वो 4th क्लास में पढ़ती थी और वो 4th क्लास तक पास हो रही थी, यानी कि 3री क्लास तक तो पास हो रही थी, अच्छे से नंबर ला रही थी, लेकिन 4th क्लास में आते ही वो फेल हो जाती है। और फेल होने के बाद जब मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में जाने के बाद कहता हूँ कि वहाँ के मास्टर से कि साहब मेरी जो बेटी है वो फेल क्यों हो रही है, वो 3री क्लास तक तो अच्छे नंबर ला रही थी और बहुत अच्छे नंबर ला रही थी, लेकिन 4th क्लास में आते ही वो फेल क्यों हो गई। तो वहाँ का जो मास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो पढ़ने में कमज़ोर है, उसका तुम ट्यूशन लगाओ या फिर उसके एक्स्ट्रा क्लास दो, मैं उसे एक्स्ट्रा क्लास दे सकता हूँ स्कूल के बाद। अब ये जो लड़की का पिता होता है ये कहता है कि ठीक है, आप मेरी बेटी को एक्स्ट्रा क्लास दे देना, ट्यूशन लगा लो उसका, मैं आपको फीस दे दूंगा। अब ये मास्टर जो होता है स्कूल का ये कहता है कि ठीक है, स्कूल के बाद मैं 1 घंटा तुम्हारी बेटी को पढ़ा दिया करूँगा। अब वो जो लड़की का पिता होता है वो कहता है कि ठीक है, वो कहकर ये बात घर चला जाता है। अभी मास्टर जो होता है उस लड़की को स्कूल के बाद वहीं पर रोक लेता था और उसे पढ़ाने लगता था। 2-3 दिन बीतते हैं। 2-3 दिन बीतने के बाद उस व्यक्ति के घर पर एक व्यक्ति आता है, यानी कि लड़की के पिता के घर पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि
तुम्हारी जो बेटी है वो स्कूल में क्यों रुक जाती है और बच्चे तो सारे वापस आ जाते हैं अपने घर। तो बताता है कि मेरी बेटी पढ़ने में कमज़ोर है, उसे पढ़ाई के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास दिला रहा हूँ, मास्टर जी जो है उसे पढ़ा रहे हैं। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि ऐसा कौन पढ़ाता है, कमरे के गेट बंद कर स्कूल का जो गेट है वो बंद कर लेता है, उसके बाद पढ़ाता है। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर तुम देखते हुए भी सब कुछ अनदेखा कर रहे हो। अब जब इतनी बात वो लड़की का पिता सुनता है तो वो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, बस मैं पढ़ाने के लिए अपनी बच्ची को वहाँ पर छोड़ कर आता हूँ। उस दिन तो व्यक्ति की बात सुन लेते हैं। व्यक्ति की बात सुनने के बाद अगले दिन जब उनकी बेटी जो होती है ट्यूशन के लिए यानी कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए जब इस स्कूल में रुक जाती है, तो उसके पिता जो होते हैं वे स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद जब वे गेट बंद देखते हैं तो गेट को खड़खड़ाने लगते हैं और जोर जोर से बजाने लगते हैं। तभी मास्टर जो होता है निकल कर बाहर आता है और कहता है कि तुम इतनी जोर जोर से गेट क्यों बजा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी बेटी पढ़ रही है और तुम यहाँ पर आकर गेट बजा रहे हो। तो ये व्यक्ति जो होता है कहता है कि साहब मेरी जो बेटी है आप इसे गेट बंद करके ना पढ़ाया करें, जहाँ के लोग हैं वे बातें बना रहे हैं, और अगर आप इसे गेट बंद करके पढ़ाएंगे तो मेरी बच्ची की अगर कल शादी होगी और ये बात गाँव में फैलेगी तो अच्छा नहीं होगा। वो इतनी बात कहकर अपनी बेटी को अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाने के बाद उसे इस हालत में देखता है मास्टर के पास कि वो अपने घर जाने के बाद अपने बेटे से कहता है कि इसका नाम स्कूल से कटवा दो, मैं इसकी शादी करूंगा, मैं इसे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। के पिता जो होते हैं जब उसका नाम कटवा देते हैं उसे अपने घर पर ही रख लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसे नहीं पढ़ने दूंगा। तभी वो मास्टर जो होता है उसे कहीं ना किसी वजह के लिए बुलाता रहता था। एक दिन ऐसे ही उसे बुलाता है, बुलाने के बाद वो लड़की गायब हो जाती है, उसे पता ही नहीं पाता और मास्टर भी गायब हो जाता है। तो जब ये दंपति बता रहे होते हैं पुलिस वालों को ये बात कि हमारी बेटी पता नहीं है कहाँ पर गई और ना ही उस मास्टर का पता है वो कहाँ पर है, हमारी बेटी को आप ढूंढ दीजिए। तो पुलिस वाला पहले तो उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर शांत स्वभाव से उनसे पूछता है और कहता है कि तुम अपनी रिपोर्ट लिखवाइए, हम तहकीकात करते हैं। लेकिन दंपति जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, हम रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे, आप हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऐसे ही शुरू कीजिए, हम अपनी रिपोर्ट लिखवाकर बदनामी नहीं करवाना चाहते। ये बात हमारे गांव तक जाएगी, गांव तक जाने के बाद ये बात मीडिया तक जाएगी, मीडिया तक जाने के बाद मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। पुलिस वाले उन्हें समझाते और कहते हैं कि बिना रिपोर्ट के ऐसे कैसे तहकीकात होगी, आप एक बार रिपोर्ट तो लिखवाइए। लेकिन वे दंपति जो होते हैं वे ना कर देते और कहते हैं कि साहब हमारी बेटी को आप ऐसे ही ढूंढ दीजिए। पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी को ऐसे ही ढूंढ दूंगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी जानकारी लेता है, जानकारी लेने के बाद उसका फोटो लेता है। फोटो लेने के बाद पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि ठीक है, आप घर जाइए और मैं आपकी बेटी को ढूंढ दूंगा। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। समय बीतते बीतते 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसकी जो बेटी होती है उसका कोई पता नहीं पाता। समय के साथ साथ 3 महीने गुजर जाते हैं। जब 3 महीने गुजर जाते हैं उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं पाता। तब ये इंस्पेक्टर जो होता है एक दिन ये एक जगह जा रहा होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन इसे एक लड़की चमकती है। जब लड़की चमकती है तो भागी हुई इसके पास आती है। जब इसके पास आती है तो कहती है कि साहब मेरे साथ ये बुजुर्ग आदमी जो है ये कुछ गलत काम करता है। बुजुर्ग आदमी जो होता है उसे पुलिस वाले को देखते साथ भाग जाता है। तो पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम उसकी लड़की हो। वो नाम तो नहीं बताता क्योंकि हम नाम नहीं बता सकते उस व्यक्ति का। तो जब वो कहती है कि हाँ मैं उसी की बेटी हूँ और वो गांव का नाम बताती है कि मैं रामनगर की रहने वाली हूँ, तो पुलिस वाला जो होता है वो समझ जाता है और कहता है कि ये तो वही लड़की है जो 3 महीने पहले दंपति हमारे पास आए थे, उसकी रिपोर्ट लिखवा कर गए थे। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि साहब वो बुजुर्ग आदमी जो भागा नहीं है, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे लिकाड़ कर लेकर आते हैं पेड़ के पीछे से। लिकाड़ कर आने के बाद उसे पुलिस थाने ले जाते हैं। पुलिस थाने ले जाने के बाद उसे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। और वो लड़की जो होती है वो सहमी हुई थी, वो डरी हुई थी, वो रो रही थी और वो रोती रोती चुप ही नहीं हो रही थी। पुलिस वाले जो होते हैं उसके पास एक कांस्टेबल को भेजते हैं, महिला कांस्टेबल होती है। उससे कहते हैं कि इस लड़की के पास जाओ, इससे पूछो कि इसके साथ क्या हुआ है, इसका बयान लो और बयान लेने के बाद सब कुछ राइटिंग में लिखो। महिला कांस्टेबल जो होती है वो लड़की के पास जाती है। लड़की के पास जाने के बाद उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो लड़की जो होती है वो पहले बहुत रोती है, रोती रोती चुप नहीं होती। तभी वो महिला कांस्टेबल जो होती है उसे चुप कराती है। चुप कराने के बाद कहती है कि हम तुम्हारे साथ है और तुम्हारे माँ बाप अब मिल गए हैं, अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो लड़की जो होती है बताती है कि मैं कक्षा 3 तक तो सही पढ़ रही थी और अच्छे नंबर आ रहे थे, मैं जैसे ही कक्षा 4 में आती हूँ तो मुझे फेल कर दिया जाता है। अब जब मैं अपने मास्टर से पूछती हूँ जाकर कि मुझे फेल क्यों करा जा रहा है, तो मास्टर जी जो होते हैं वे कहते हैं कि मैं तुम्हें पास कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ये बुजुर्ग मास्टर जो होता है कक्षा 3 में ही उस स्कूल में आता है और कक्षा 3 में आते ही ये मास्टर जो होता है इसकी नीयत ऐसी होती है कि सारी लड़कियों को पहले मारता था, डराता था, धमकाता था, उसके बाद उन्हें अपने पास बुलाता था, अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बैठाता था और गोद में बैठाने के बाद उनके साथ छेड़खानी करता था, उन्हें गंदे तरीके से टच करता था। ये लड़की बताती है कि मुझे ये
पास करने के लिए एक शर्त रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें पास कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये लड़की जो होती है कहती है कि मुझे पास होने के लिए क्या करना होगा। तो व्यक्ति जो होता है उसके साथ कुछ गलत करता है, उसके साथ यौन शोषण करता है, उसे गलत गलत तरीके से छूता है। लेकिन लड़की जो होती है इस चीज़ का विरोध नहीं करती, वो सोचती है कि मैं पास हो जाऊंगी। अब ऐसे ही मेरे पिता जो होते हैं मुझे स्कूल से नाम कटवा देते हैं। जब स्कूल से नाम कटवा देते हैं तो ये बुजुर्ग मास्टर जो होता है मुझे किसी बहाने से स्कूल बुलाता है। स्कूल बुलाने के बाद ये कहता है कि तुम्हारे पिता जो हैं मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे और ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहने देंगे, और तुम दिखने में इतनी खूबसूरत हो, तुम दिखने में इतनी सुंदर हो कि तुम्हें कहीं भी फिल्मों में काम मिल सकता है। तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा काम दिलवाऊंगा और तुम्हें अच्छे से देख रेख करूंगा और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। अब ये जो लड़की होती है 14-15 साल की है, उसके बकाई में आ जाती है। बकाई में आने के बाद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब बुजुर्ग आदमी जो होता है इसकी उम्र 57 साल होती है और ये से एक लखनऊ के होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के बाद इसके साथ रहने लगता है और ये एक तस्वीर उठाकर लेकर आता है। तस्वीर उठाकर लेकर आने के बाद ये इस लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है कि मैंने तुमसे अब शादी कर ली, अब तुम मेरी पत्नी हो। जब लड़की ये बात सुनती है तो वो कहती है कि शादी ऐसे नहीं होती, शादियों में बहुत कुछ होता है, मम्मी पापा होते हैं, वो ऐसे ऐसे कह रही थी। तब ये बुजुर्ग आदमी जो होता है कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हें मानना होगा। अगर तुमने ये नहीं माना तो देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे भाई को कुछ कर दूंगा, तुम्हारे पिता को कुछ कर दूंगा, तुम्हारी माँ को कुछ कर दूंगा। अब बुजुर्ग आदमी की बात ये सुन रही थी तो सुनते ही बुजुर्ग आदमी जो होता है इसके साथ गंदा काम करने लगता है, यानी कि इसे कहता है कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो और इसके साथ सुहागरात बनाने लगता है, इसके साथ रेप करने लगता है। अब ये व्यक्ति जो होता है ये इसके साथ आए दिन ऐसे ही करता था और उसके साथ गलत गलत काम करता था। तभी एक दिन जो लड़की होती है 14-15 साल की, ये एक ही जोड़ी कपड़े लेकर आई थी अपने घर से। अब ये कपड़े लेने के लिए बाहर जाती है, तभी ये अपनी मांग में संदूर भरती है। संदूर भरने के बाद जब ये बाहर जाती है तो ये 57 साल का मास्टर जो होता है देख लेता है और देख लेने के बाद इससे कहता है कि तुम अपनी मांग ऐसे नहीं भर सकती हो, मैं जहाँ पर कहूँगा तुम वहीं पर अपनी मांग भर सकती हो, ऐसे मांग भरकर तुम बाहर नहीं जा सकती हो। अगर बाहर तुमसे कोई कुछ पूछेगा तो तुम ये बताओगी कि तुम मेरी बेटी हो, यानी कि घर के बाहर वो उसकी बेटी थी, घर के अंदर उसकी वो पत्नी थी, ऐसा उसने उसका हाल कर दिया था। तभी एक दिन उसके पास एक काला कोट वाला आदमी आता है। जब काला कोट वाला आदमी आता है तो उससे कहता है कि ये हमारी शादी करवाएगा और ये हमारी शादी करवाएगा, कोर्ट मैरिज करवाएगा, कहीं जाकर तुम सच में मेरी पत्नी बन जाओगी। ये बुजुर्ग आदमी जो होता है कहता है कि मैं बाहर से जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, इंसाफ के लिए इतने आप इनका ध्यान रखो। अब 14-15 साल की जो लड़की होती है वो उसका ध्यान रखती है। ध्यान रखने के बाद वो व्यक्ति जो होता है जो शादी करवाने के नाम पर आया था वो उसके साथ गलत काम करने लगता है, उसके साथ बलात्कार करता है। जब बलात्कार करता है तो वो लड़की जो होती है वो जो मास्टर आ जाता है उससे कहती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है जैसा तुम करते हो, इसने मेरे साथ गंदा काम किया है। वो मास्टर जो होता है वो कहता है कि ये हमारी शादी करवाएगा और उसने हमें बताया कि 18 वर्ष से कम मैं तुमसे पहले शादी नहीं कर सकता जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाओगी, और ये हमारी शादी करवाएगा उससे पहले, इसलिए इसने जो किया है वो सब कुछ सही है। अब वो लड़की जो होती है वो बेबस हो जाती है। जब बेबस हो जाती है वो जो बुजुर्ग आदमी होता है यानी कि जो मास्टर होता है उसके साथ ऐसे ही बलात्कार करता था और व्यक्तियों से भी उसके साथ बलात्कार करवाता था। अब ऐसे ही एक दिन वो कानपुर जा रहा होता है। जब कानपुर जा रहा होता है तो लड़की जो होती है उसे एक सिपाही दिखाई देता है। उस सिपाही के पास दौड़कर जाती है और कहती है कि साहब मेरे साथ ये इंसान ऐसे ऐसे करता है, बलात्कार करता है, मेरा और व्यक्ति से भी मेरा बलात्कार करवाता है। लेकिन वो सिपाही जब उसकी इतनी बात सुन रहा होता है तब ये व्यक्ति जो होता है मास्टर जो होता है उसके पास आता है और कहता है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसकी दिमागी हालत सही नहीं है और मैं कानपुर इसलिए आया हुआ हूँ कि इसकी जो हालत है वो सही हो जाए, इसकी जो दिमागी हालत है वो सब कुछ सही हो जाए। झूठ बोल रही है और ये मेरी बेटी है और मैं एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। जब सिपाही उसकी बात सुनता है तो वो सिपाही जो होता है उस बुजुर्ग आदमी पर विश्वास कर लेता है और सोचने लगता है कि शायद इसकी ये बेटी होगी और इसका जो साथ हालत है इसकी खराब है, सच में ही ऐसा होगा, इसलिए ये ऐसा नहीं कर सकता। वो बुजुर्ग आदमी जो होता है उसे अपने साथ ले जाता है और साथ ले जाने के बाद वो मास्टर जो होता है वो उसे फिर ऐसी जगह पर ले जाता है, एक ऐसे घर में ले जाता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं होता है, दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं होता, और उसमें बजाता है और मारता है और कहता है कि चिल्लाओ, तुम्हें अब जितना चिल्लाना है, अब तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। वो उसे इतना मारता है और इतना मारने के बाद वो पहले खुद उसके साथ बलात्कार करता है, फिर उसे और व्यक्तियों से भी उसके साथ बलात्कार करवाता है, ना जाने कितने व्यक्तियों से उसके साथ बलात्कार करवाता है। अभी 14-15 साल की लड़की जो होती है बेचारी बेबस हो चुकी थी और उसे पता ही नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी हालत जो होती है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी एक दिन ये व्यक्ति जो होता है सुल्तानपुर जा रहा होता है। सुल्तानपुर जा रहा होता है तो ये व्यक्ति को एक पुलिस वाला मिलता है। जब पुलिस वाला मिलता है तो पुलिस वाला वही होता है जो उसे जानता था, यानी कि जो उस लड़की को पहचान लेता है और पूछता है कि तुम तो वही हो ना, फला आदमी की बेटी हो और वहाँ की रहने वाली हो,
तो ये जो बुजुर्ग आदमी मास्टर होता है उन्हें देखकर भाग जाता है और भाग जाने के बाद पेड़ के पीछे छिप जाता है। जब पेड़ के पीछे छिप जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे निकाल कर लेकर आते हैं, पुलिस थाने लेकर आते हैं। जब ये महिला कांस्टेबल उस लड़की का ये बयान सुनते हैं, जब उसका ये बयान सुनती है तो उसकी आंखें भर आती है। आंखें भर आने के बाद उसके अंदर इतना गुस्सा आता है, इतना आक्रोश भर जाता है कि वो हवालात का दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वो उस बुजुर्ग आदमी मास्टर को इतना मारती है, इतना पीटती है और कहती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह है ही नहीं, तुम्हें यहाँ इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है। तभी इंस्पेक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम इसे क्यों मार रही हो, तुम्हें नहीं मारना चाहिए। तो वो महिला कांस्टेबल जो होती है वो कहती है कि साहब अगर आप सुनोगे कि इसने क्या किया है तो आप भी इसके साथ यही सब करोगे। तो इंस्पेक्टर जो होता है कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे सब कुछ पता है, तुम इसे छोड़ दो, इसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। वे जो इंस्पेक्टर इतनी बात कहता है तो महिला कांस्टेबल जो होती है कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। शांत हो जाने के बाद अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। और जब इसे ले जाया जा रहा था तभी 10-15 जो कांस्टेबल होती है महिला वे आती हैं और उसे जीप में से बाहर निकालकर उसकी पिटाई करने लगती है और उसे मारने लगती है। तभी जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि ये सब क्या कर रही है, वो छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला कांस्टेबल जो होती है उसे छोड़ती नहीं है। इंस्पेक्टर जो होता है वो सिपाहियों को बुलाता है और व्यक्तियों को बुलाता है और कहता है कि अगर इन्होंने इसे मार दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी और पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा, इसे बचाओ। कहीं ना कहीं जाकर वे तब उसे बचाते हैं उन महिला कांस्टेबल से और कहते हैं कि तुम्हें इसे मारने का भी अधिकार नहीं है, इसे सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, वो इसे सजा देगा और मैं चाहूंगा कि इसे एक ऐसी सजा मिले जो ये बाहर ना आ पाए। अब ये पुलिस वाला जो होता है उसे कोर्ट में ले जाता है। जब कोर्ट में ले जाता है तो वहाँ पर जाकर देखता है कि लड़की के जो माता पिता हैं वे कोर्ट में आते ही नहीं है, वे कोर्ट में गवाही देने के लिए आते ही नहीं है, ना ही अपनी लड़की को भेजते हैं। वे जब पुलिस वाले ये बात देखते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि अगर वो नहीं आए तो ये केस तो बहुत ढीला पड़ जाएगा, ये केस जो होता है वो शांत पड़ जाता है और इस केस में इतना दम नहीं रहता जितना उस लड़की के साथ हुआ था, शायद इस व्यक्ति को इतनी सजा नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं अगले दिन जहाँ जहाँ उस होटल में ले जाया गया था, जहाँ जहाँ पर वे व्यक्ति मिलते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर उन्हें कुछ प्रूफ मिलते हैं और जहाँ गवाह मिलते हैं उन्हें लेकर आया जाता है। लेकर आया जाने के बाद लड़की के माता पिता तो नहीं आते, लेकिन उनके आधार पर कोर्ट जो होता है इस केस में इतनी दमदारी नहीं देखता, तो कोर्ट उस बुजुर्ग आदमी यानी कि उस मास्टर को 7 साल की सज़ा देता है। बस उस 7 साल की सज़ा देता है उस लड़की के साथ इतना सब करने के बाद। अब पुलिस वाले जो होते हैं भी निराश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि 7 साल की सज़ा जो है इसके लिए बहुत कम है। उस मास्टर को केवल 7 साल की सज़ा मिलती है और इससे ज़्यादा सज़ा भी नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पर ये 14-15 साल की लड़की जो होती है इसके साथ कुछ ऐसा होता है, इतना गंदा कृत्य होता है कि सब सोचकर हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक मास्टर ऐसा कैसे कर सकता है। हमें अपने बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए कि हमारे लिए गुड टच बैड टच क्या होता है। उन्हें ये बताना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई ऐसे बैड टच करता है तो वे घर पर आकर बताएं, ना कि उनकी बातों में आ जाए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।